हेलो स्टूडेंट्स, अपने केमिकल बॉन्डिंग की लेक्चर सीरीज चल रही है। इसके अंदर अपन ने लास्ट लेक्चर तक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात की थी। अपन ने उसमें हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन और उसके कुछ रूल्स वगैरह की बात की थी। ये उसी लेक्चर का सेकंड पार्ट है। यहाँ पर आज अपन मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। देखो, अपने पास इतने तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो अपने पास सबके लिए अलग तरीके होते हैं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को कैलकुलेट करने के। हाँ, हम कॉमन तरीके से भी इनका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ट्रिक्स और कुछ आसान मेथड होते हैं जिससे हम मॉलिक्यूल्स के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपन सारे मेथड्स की बात करेंगे कि किसके लिए कौन सा मेथड सूटेबल रहेगा, और लास्ट में अपन सबकी ट्रिक्स भी बात करेंगे कि कैसे अपन आसानी से चुटकियों में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को मॉलिक्यूल्स को देखते ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें अपन इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। तो लेक्चर को एंड तक देखिएगा और कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिएगा, ताकि जो चीज़ें जो ट्रिक आपको बताएं वो आप आसानी से नोट कर लो, ताकि आपको वापस उसको रिकॉल करने में दिक्कत ना हो। तो देखो, सबसे पहले बात करता हूँ मैं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैलकुलेट करने की फॉर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड some compounds of oxygen एंड नाइट्रोजन। इसके जैसे दूसरे कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली अपन कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं सबसे पहले मेथड के अंदर। देखो, इस मेथड के अंदर आपको करना क्या है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट HS कैलकुलेट करने के लिए आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर काउंट करना है, और इन दोनों के सम को मैं स्मॉल n से रिप्रेजेंट करूंगा। सही है? क्या करना है आपको सबसे पहले उस मॉलिक्यूल में जिस सेंट्रल एटम का आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है, उसने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं और उसके ऊपर कितने लॉन पेयर प्रेजेंट है, उसका सम लेना है, और उसके सम को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्मॉल n से। तो देखो, यहाँ मैं लिख रहा हूँ स्मॉल n, यहाँ लिख रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। अगर आपके पास स्मॉल n की वैल्यू 2 आ रही है तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओगे sp। स्मॉल n की वैल्यू 3 आ रही है तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओगे sp2, और स्मॉल n की वैल्यू 4 आ रही है तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओगे sp3। सही है? इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो भी सम आ रहा है उसमें से सबसे पहले S लेके जाएगा और बचे हुए को P लेके जाएगा। तो 2 में से एक S ले गया तो बच्चा कितना 1, तो 1 P आ गया। 3 में से एक S ले गया तो बच्चे कितने 2 P ले गया। 4 में से एक S ले गया, बच्चे कितने 3, तो 3 क्या ले गया P। तो अब इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। सही है? एग्जाम्पल के ऊपर इसको अप्लाई करता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ मैं कार्बन की। तो देखो, हमें पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, और कार्बन ये 4 बॉन्ड इन 4 तरीकों से बना सकता है। वो चाहे तो 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, वो चाहे तो 2 सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन चाहे तो 2 डबल बॉन्ड बना सकता है, और ये चाहे तो 1 ट्रिपल बॉन्ड और 1 सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह से कार्बन 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है। सही है? तो देखो, कैलकुलेट करता हूं मैं इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। n फैक्टर कैलकुलेट करता हूँ। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? देखो, 4 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। सिंगल बॉन्ड है तो सबसे पहला बॉन्ड कौन सा होगा? सिग्मा ही होगा। 4 सिग्मा बॉन्ड, और कार्बन के पास लॉन पेयर होता नहीं, इसका मतलब सम क्या आ रहा है आपके पास 4, और अगर सम 4 आ रहा है इसका मतलब इस सेंट्रल कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा आपके पास? sp3 आएगा। सही है? नेक्स्ट की बात करता हूँ। यहाँ पर जो स्मॉल n निकलेगा, देख लो, 2 सिंगल बॉन्ड है तो ये तो सिग्मा बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और दूसरा क्या होता है आपके पास? पाई बॉन्ड होता है। तो टोटल कितने आपके पास सिग्मा बॉन्ड हो गए? 3 सिग्मा बॉन्ड
और लॉन पेयर होता ही नहीं इसके पास। सम कितना आ गया 3, सम 3 आ गया, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या आएगी आपके पास sp2 आएगी। नेक्स्ट के लिए बात करता हूं मैं n। देखो दो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा और दूसरा पाई होता है, यानी टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर होता नहीं है, सम आएगा 2। इसका मतलब इसका भी हाइब्रिडेशन क्या आएगा आपके पास sp। ट्रिपल बॉन्ड वाले की बात करता हूँ, सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड में पहला सिग्मा और 2 आपके पास क्या होंगे पाई, इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड है 2, लॉन पेयर 0, सम आ गया 2, यानी सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन यहाँ पे भी क्या आएगा sp। तो इस तरह से आप कार्बन के कंपाउंड्स का बहुत आसानी से हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो। कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने लॉन पेयर है, लॉन पेयर कार्बन के पास तो होगा नहीं, तो इस तरह से आप कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो। मैं बात करता हूँ कुछ नाइट्रोजन के कंपाउंड्स की। देखो नाइट्रोजन के ऊपर बात करें तो नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन 3 तो बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा और एक उसके पास लॉन पेयर रहता है। अब ये 3 की बॉन्ड की फॉर्मेशन 3 सिग्मा बॉन्ड के फॉर्म में भी कर सकता है, वो चाहे तो एक डबल बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड के फॉर्म में भी इसकी फॉर्मेशन कर सकता है। तो मैं देखो बात करता हूँ इसके सबसे पहले स्मॉल n की। कितना आ गया आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लॉन पेयर है, सम कितना आ गया 4, यानी कि यहाँ पर सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा आपके पास sp3 नहीं आएगा क्या, सही है। अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूं तो यहाँ पे जो मैं स्मॉल n लूंगा, देखो सिंगल बॉन्ड है यानी सिग्मा, डबल में एक सिग्मा और एक पाई, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लॉन पेयर, सम आ गया 3, सम 3 आया है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा आपके पास sp2। एक कंडीशन और हो सकती है कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना ले और एक इसके पास लॉन पेयर रह जाए, तो ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा और 2 पाई, तो सिग्मा बॉन्ड आ गया 1, लॉन पेयर आ गया 1, सम हो गया 2। इसका मतलब इस कंडीशन के ऊपर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन का आपके पास आएगा, सही है। तो इस तरह से आप आसानी से नाइट्रोजन की भी कैलकुलेट कर सकते हो। एक दो ऑक्सीजन के एग्जांपल को भी देख लेते हैं। तो सेम अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन के अंदर भी आपके पास 2 तो ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेगा और 2 उसके पास लॉन पेयर होते हैं, तो स्मॉल n निकालूंगा तो सिग्मा बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 ही उसके पास लॉन पेयर, सम आएगा 4 सम के साथ हाइब्रिडेशन आ गया sp3। और अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ले और 2 उसके पास लॉन पेयर आ जाए, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, तो एक सिग्मा और 2 लॉन पेयर के साथ सम आएगा 3 और 3 सम के साथ इसकी जो हाइब्रिडेशन स्टेट का आपके पास आएगी वो आएगी sp2। तो इस तरह से आप नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, सही है। अब बात करते हैं अपन सेकंड मेथड्स की। ये सेकंड मेथड्स एप्लीकेबल होगा हर तरह के इनऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल्स या फिर अगर आयन फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है कंपाउंड तो उन सब के ऊपर आपके ये सेकंड मेथड एप्लीकेबल हो जाएगा। तो बात करते हैं सेकंड मेथड की। ऑल टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या फिर आयन, इसके अलावा आप ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल्स का भी इससे कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरली हम ऑर्गेनिक कार्बन के लिए उसी मेथड की बात करते हैं कि कार्बन के पास ना तो कोई आयन फॉर्म के अंदर रहेगा और ना ही लॉन पेयर होगा, तो उसमें दिक्कत नहीं आती। तो अपन सिग्मा बॉन्ड को काउंट करके ही उसके हाइब्रिडेशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सही है।
तो इस मेथड का यूज जनरली हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और उसके आयंस के लिए करते हैं। तो देखो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सबसे तरीके में जो सबसे पहला स्टेप होगा वो है फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई वैल्यू ऑफ स्मॉल एन। आपको सबसे पहले क्या करना है, स्मॉल एन की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। उस स्मॉल एन की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के बाद आप आसानी से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के बारे में बात कर सकते हो। अगर स्मॉल एन की वैल्यू 2 तो वही हाइब्रिडाइजेशन sp, स्मॉल एन की वैल्यू 3 हाइब्रिडाइजेशन sp2, स्मॉल एन की वैल्यू 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर आपके पास आ रही है स्मॉल एन की वैल्यू 5 हाइब्रिडाइजेशन sp3, अब d स्टार्ट हो जाएगा। देखो s के पास एक ही ऑर्बिटल होता है, इसलिए s एक के बाद सीधा p स्टार्ट कर देते हैं। अब p के बाद 3 होते हैं, तो 3p आने के बाद अब क्या स्टार्ट करना पड़ेगा, d स्टार्ट करना पड़ेगा। अब लगातार आपके d बढ़ते जाएंगे। n की वैल्यू 6 आ गई तो sp3 d2, अपन ऑर्बिटल्स तो मिक्स कर रहे हैं। n बराबर 2 का मतलब 2 ऑर्बिटल मिक्स किए, n बराबर 3 का मतलब 3 ऑर्बिटल। तो 3 में से पहला s आ गया तो बच्चे में 2p को ही मिक्स करना पड़ेगा। पहले s का नंबर, फिर p का नंबर, फिर d का नंबर, फिर f का नंबर आएगा आपके पास। तो इस तरह से धीरे धीरे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बढ़ती जाती है। 7 होगा तो sp3 d3, 8 आ जाएगा तो sp3 d4। इस तरह से आगे आपको चलता रहता है, लेकिन अपने इतना ज़्यादा आता नहीं है। अपन sp3 d3 sp3 d2 तक ही मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन देख पाते हैं, क्योंकि वैलेंसी 7-8 वैलेंसी ही एक मॉलिक्यूल्स शो कर सकता है। 8 मैक्सिमम वैलेंसी शो करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है। तो इससे कम में अपना काम हो जाता है। तो सबसे पहले आपको वैल्यू निकालनी है स्मॉल एन की, और उसके बाद आपको एन की वैल्यू के हिसाब से इसका हाइब्रिडाइजेशन बता देना है। अब मेन है कि ये एन की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करें। तो देखो एन कैलकुलेट करने का यहाँ आपके पास चलता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस, उसमें आपको ऐड क्या करना है, इसमें आपको ऐड करना है नंबर ऑफ यूनिवेलेंट स्पीसीज, यानी ऐसी स्पीसीज जो सेंट्रल एटम से जुड़ी हुई है सिंगल बॉन्ड से। तो सिंगल बॉन्ड से सेंट्रल एटम से जो यूनिट्स जुड़ी हुई है उनके नंबर को आपको इसमें ऐड करना है, और फिर करना है आपको प्लस माइनस चार्ज, और फिर आपको क्या करना है, प्लस माइनस चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको कर देना सब्सट्रैक्ट, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको कर देंगे ऐड। यानी कि अगर अपने पास पॉजिटिव चार्ज है तो आप यहाँ पे नेगेटिव साइन का यूज़ करोगे, यानी उसको यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दोगे। और अगर आपके पास आयन नेगेटिव फॉर्म में है, कोई नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, तो आप फॉर्मूले के अंदर प्लस का यूज़ करोगे, यानी उसको क्या कर दोगे, ऐड। तो पॉजिटिव चार्ज को सब्सट्रैक्ट करोगे, नेगेटिव चार्ज को ऐड करोगे। आई बात समझ में? कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ और फिर देखो किस तरह से एग्जांपल सॉल्व करते हैं, पहले इस फॉर्मूले से, और उसके बाद मैं किस तरह से इनको आसानी से शो कर देता हूँ ट्रिक के साथ, कैसे सॉल्व करते हैं उसकी बात अपन करने वाले हैं। तो कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, ठीक है, सॉल्व करते हैं उन एग्जांपल्स को। बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो जैसे सबसे पहला मेरे पास एग्जांपल है IBr2 प्लस, फॉर्मूला क्या है आपके पास, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन है, आयोडीन यानी हैलोजन, उसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके पास, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यूनिवेलेंट स्पीसीज यानी वो स्पीसीज जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, तो ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है तो क्या हो जाएगा 2, सही है। पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको माइनस करना पड़ेगा,
और एक चीज, पूरे फॉर्मूले को आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सही है, इसमें अपने पिछले बार में लिखा नहीं था तो फॉर्मूला वापस मैं एक बार दोबारा सही कर देता हूँ। इस पूरे को आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको मैं पूरा 2 से डिवाइड करता हूँ तो देखो क्या मिलेगा आपके पास, 7 to 9, 9 में से 1, 8/2 यानी कि 4, और 4 का मतलब हाइब्रिडेशन क्या आएगा आपके पास, sp3 हाइब्रिडेशन आ जाएगा। बात करता हूं मैं SO4-2 की। सल्फर के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन, यूनिवैलेंट स्पीसीज तो है नहीं होगी, ऑक्सीजन तो बाइवैलेंट स्पीसीज है तो 0। नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब आपको इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2, तो 8/2 आएगा 4। इसका हाइब्रिडेशन भी क्या आएगा आपके पास, sp3 ही आएगा। बात करता हूँ PO4-3 की। फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का है, इसके वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन बाइवैलेंट स्पीसीज है इसलिए 0 हो गई यूनिवैलेंट, नेगेटिव चार्ज को ऐड कर दोगे, डिवाइड बाय 2, 8/2, 4, यानी यहाँ भी हाइब्रिडेशन क्या आएगा आपके पास, sp3 ही आएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ XeO2F4 की। जीनॉन वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कौन सी फैमिली है, नोबल गैसेस। ऑक्सीजन बाइवैलेंट स्पीसीज है लेकिन फ्लोरीन यूनिवैलेंट स्पीसीज है, डिवाइड बाय करूंगा 2 तो 12/2 आएगा 6, 6 का मतलब sp3 और साथ में D2। आसान है। कार्बन के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन तो बाइवैलेंट स्पीसीज है इसलिए 0, और नेगेटिव चार्ज है तो जोड़ दूंगा, डिवाइड बाय 2, ये आएगा 6/2, 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या आ गई, sp2। सही है। नेक्स्ट बात करता हूँ SF2 की। सल्फर ऑक्सीजन फैमिली, वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन, यूनिवैलेंट स्पीसीज 2, कोई चार्ज है नहीं तो 0 या हटा ही दो, डिवाइड बाय 2, तो 8/2 आपके पास आ जाएगा sp3। 8/2 4 होगा, 4 का मतलब sp3। SF4 की बात करता हूँ तो 6 + 4 डिवाइड बाय 2, 10/2 यानी 5, हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, sp3d। SF6 की बात करता हूँ, 6 + 6/2, 12/2 यानी 6, हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2। IF5 की बात करता हूँ आपके पास। IF5 का मतलब क्या हो गया, IF5 का मतलब हो गया कि एक आयोडीन सेंटर है और 4 आयोडीन उससे जुड़ी हुई है। तो देखो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, II4। II5 को क्या लिख सकता हूँ, II4। तो एक आयोडीन, वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन्स, यूनिवैलेंट स्पीसीज 4 और आयोडीन जुड़ी हुई है, चार्ज है नहीं आपके पास, तो ये आएगा आपके पास IF5 प्लस करना पड़ेगा आपको, या IF5 माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आंसर निकलेगा आपके पास। तो IF5 प्लस को इसको आप कैलकुलेट कर लो एक बार। तो प्लस चार्ज के लिए -1 डिवाइड बाय 2, तो 7 4 11 में से एक गया 10 डिवाइड बाय 2, यानी 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3d। I3 माइनस के लिए बात करूँ तो 7 + 2 + 1 डिवाइड बाय 2। एक आयोडीन से 2 आयोडीन जुड़ी हुई है तो वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 आयोडीन और +1 डिवाइड बाय 2, तो 7 2 9 और 1 10, 5 का मतलब sp3d इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो मैं इसको किस तरह से शॉर्ट फॉर्म के अंदर कैलकुलेट करता हूँ, इसकी बात करता हूँ मैं आपको। ट्रिक में काम में मैं लूँगा यही चीज़ें, यही मैं n वगैरह ही काम में लूँगा, बट उसको थोड़ा सा मैं डायग्राम फॉर्म के अंदर कैसे सॉल्व करता हूँ। देखो जैसे आपके पास था एग्जांपल, कुछ भी मान लो SF6 था आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ड्रॉ कर लिया सल्फर। मुझे पता है कि सल्फर के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
तो ये लो मैंने 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर के बना लिए। अब फ्लोरीन सारे सिंगल बॉन्ड से कन्वर्ट होगा, तो सारे सिंगल बॉन्ड से फ्लोरीन को लगा लिया। तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 6। लॉन पेयर कितना हो गया? 0। सिग्मा प्लस लॉन पेयर कितना आ गया? 6, यानी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। डायरेक्ट बता दिया, कुछ प्लस माइनस कुछ करना नहीं पड़ा। इसके अलावा जैसे आपके पास था SF4, मुझे पता है कि सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड इसने बना रखे हैं, एक इसके पास क्या बच गया? लॉन पेयर। तो सिग्मा प्लस लॉन पेयर कितना आ गया? देखो 4 और 1 5, यानी sp3d। आसानी से कैलकुलेट होके आ रहा है ना एकदम। थर्ड बात करता हूं मैं SO4 -2 की। सल्फर मुझे पता है कि 6 वैलेंस में इलेक्ट्रॉन रखता है, -2 है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर एक्स्ट्रा लगा दो। इस तरह से आप क्या कर दो? 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। आप फॉर्मूले में प्लस करते थे, मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बना दी। अब ऑक्सीजन मुझे पता है बाईवैलेंट स्पीशीज है, तो जब 4 ऑक्सीजन जुड़ेगी तो इस तरह से 2-2 इलेक्ट्रॉन लेके जुड़ेगी। अब सिग्मा बॉन्ड ही तो काउंट करना है मुझे। 4 डबल बॉन्ड है, इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड कितना आएगा आपके पास? 4 ही सिग्मा बॉन्ड, लॉन पेयर 0, सम क्या आया? 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। फॉर्मूले से भी इसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन आ रहा था आपके पास, सही है। तो ये आप रफली फटाफट कहीं से भी कैलकुलेट कर सकते हो, और ये चीज़ आप दिमाग के अंदर इमेजिनेशन भी कर सकते हो। जो भी आपको सूटेबल लगे आप इस तरह से करो, चाहे आप फॉर्मूले के तरीके से करो, वो बात एक ही है, वो दोनों तरीके देखने में एक ही है, बस करने का तरीका अलग है। उसमें आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हो, यहाँ आप एक डायग्रामिक फॉर्मूले के अंदर डायग्राम बना के उस चीज़ को कैलकुलेट करते हो। एक आधा और देख लेते हैं इसके अंदर। जैसे आपको पास लूँ मैं I5+, ठीक है। तो आयोडीन मुझे पता है कि 7th इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में, सही है। एक प्लस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दो? रिमूव कर दो, जोड़ दो। एक आयोडीन तो सेंटर में हो गया। अब कितने आयोडीन इसके ऊपर जोड़नी है? 4 और जोड़नी है। ये लो 4 आयोडीन इसके ऊपर जोड़ दो, तो एक क्या बच गया? लॉन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड 4, लॉन पेयर 1, सम आ गया 5, यानी हाइब्रिडाइजेशन sp3d। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो, सही है। तो ये वो स्पीशीज थी जहाँ पे आपके पास जो n आ रहा था ये फ्रैक्शन में नहीं आ रहा था, होल नंबर के अंदर आ रहा था। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स होंगे जहाँ पे आपके पास ये जो n की वैल्यू है ये फ्रैक्शन के अंदर आएगी, तो वहाँ पे फिर आपके ये फॉर्मूले लगना बंद हो जाएंगे, सही है। तो उनमें फिर किस तरह से आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हो उसकी बात करते हैं अपन नेक्स्ट इसके पॉइंट्स के अंदर। देखो नाइट्रोजन के वैलेंस में 5, यूनिवैलेंट है नहीं, चार्ज है नहीं, डिवाइड बाय 2, देखो n की वैल्यू क्या आ गई? 2.5। सेम कार्बन के लिए बात करता हूँ। कार्बन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके पास? 4, यूनिवैलेंट स्पीशीज 3, डिवाइड बाय 2, यानी 3.5 आएगा ये। और यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ 4 + 3 डिवाइड बाय 2, 3.5 आएगा। अब जब चीज़ें फ्रैक्शन के अंदर आ रही है तो 2.5 को मैं किसके अंदर काउंट करूँ? मैं 2 के अंदर भी काउंट कर सकता हूँ और मैं 3 के अंदर भी काउंट कर सकता हूँ। सेम उसी तरह से 3.5 को भी मैं चाहूँ तो 3 के अंदर भी काउंट कर सकता हूँ और चाहूँ तो 4 के अंदर भी काउंट कर सकता हूँ, क्योंकि होल नंबर फ्रैक्शन के अंदर तो ऐसे तो है नहीं कि हाइब्रिडेशन भी आप इस तरह से लिख दोगे, हाफ हाफ करके कुछ लिख नहीं सकते। हाँ आते हैं हाइब्रिडेशन उस तरह से भी, लेकिन इन अपन जनरेटेड मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइब्रिडेशन जो अपने निकलेंगे वो होल नंबर के अंदर ही निकलेंगे। वही सेम sp3.5 है, ठीक है, तो 3 कंसिडर करूंगा या फिर 4 कंसिडर करूंगा। तो देखो यहाँ पे आपको एक रूल ध्यान में रखना पड़ता है। वो रूल क्या कहता है कि अगर साइड एटम्स की जो En है वो अगर सेंट्रल एटम से ज्यादा हो जाए तो आपको हायर नंबर से हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। और अगर इसका उल्टा हो जाए
साइड एटम की EN सेंट्रल एटम से कम हो जाए तो फिर आपको लोअर नंबर से हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा। ठीक है, जैसे 2.5 आई थी, नाइट्रोजन सेंट्रल है, ऑक्सीजन साइड एटम है, तो साइड एटम की EN ज़्यादा है तो हायर नंबर से हाइब्रिडेशन निकालना पड़ेगा, यानी 3 से निकालना पड़ेगा। तो हाइब्रिडेशन आएगा आपके पास sp2। CH3 की बात करूँ तो कार्बन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की EN कार्बन से कम होगी, इसका मतलब सेंट्रल एटम की EN ज़्यादा है, साइड एटम की EN कम है, तो लोअर नंबर से आपको हाइब्रिडेशन निकालना पड़ेगा, यानी 3 से निकालना पड़ेगा। इसका क्या आएगा आपके पास sp2। सेम उसी तरह से CF3 के अंदर भी फ्लोरीन की इस बार ज़्यादा आ गई, यानी साइड एटम की EN ज़्यादा आ गई, तो आपको हायर नंबर से निकालना पड़ेगा, यानी कि हाइब्रिडेशन आएगा यहाँ पर sp3। तो अगर आपके पास इस तरह से फ्रैक्शन में आंसर आ रहे हैं तो आपको EN देखनी है। अगर सेंट्रल एटम की EN कम है साइड एटम से तो हायर नंबर, और अगर सेंट्रल एटम की EN ज़्यादा है साइड एटम से तो लोअर नंबर से आप क्या निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करोगे। सही है, तो इससे आप आसानी से निकाल, इसका मतलब जितने भी एल्किल रेडिकल्स हैं उन सब की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या आती है आपके पास, sp2 ही कैलकुलेट की जाती है। आई बात सुन में? तो इस तरह से आप आसानी से फ्रैक्शन में भी हाइब्रिडाइजेशन, यानी फ्रैक्शन वाले जिनमें n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है उनका हाइब्रिडाइजेशन आसानी से देख सकते हैं। लास्ट जो तरीका है आपके पास वो ऐसे कंपाउंड्स के लिए होगा जिनमें लॉन पेयर प्रेजेंट होगा और लॉन पेयर के साथ साथ कॉन्जुगेशन भी जब प्रेजेंट हो, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें एरोमेटिसिटी या रेजोनेंस जैसी कंडीशन प्रेजेंट होती है, उनमें कैसे हाइब्रिडेशन कैलकुलेट किया जाता है उसकी बात करते हैं। तो ये थर्ड आपके पास उनके लिए molecule contain lone pair and conjugation, साथ में क्या प्रेजेंट हो, conjugation। देखो इसके लिए आपको पहले एक लॉन पेयर का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। लॉन पेयर का कॉन्सेप्ट क्या है वो आपके पास, देखो आपके पास दो तरह के लॉन पेयर होते हैं। सर कैसे दो तरह के लॉन पेयर होते हैं? एक होता है आपके पास लोकलाइज्ड लॉन पेयर और दूसरा होगा आपके पास डीलोकलाइज्ड लॉन। लोकलाइज्ड लॉन पेयर का मतलब वो होता है जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, और जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि ये लॉन पेयर वो होंगे जो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। डीलोकलाइज का मतलब वो होगा जो कि कॉन्जुगेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे वो क्या कहलाएंगे आपके पास, डीलोकलाइज्ड। और चूंकि ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यानी ये हाइब्रिडाइजेशन के अंदर काउंट नहीं होंगे। सही है। इसके अंदर एक कंडीशन आती है लोकलाइज के अंदर। लोकलाइज के अंदर आपके पास अगर लॉन पेयर एरोमेटिसिटी अराइज नहीं कर रहा, मतलब अगर वो डीलोकलाइज है लेकिन एरोमेटिसिटी के अंदर उसका कोई योगदान नहीं है, तो फिर आप उसको काउंट कर सकते हो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो देखो दोबारा समझना इस चीज़ को। सबसे पहला तो लोकलाइज्ड लॉन पेयर कौन होंगे, जो कॉन्जुगेशन में भाग नहीं लेंगे, वो तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन के अंदर काउंट होंगे। सही है। डीलोकलाइज्ड लॉन पेयर के अंदर, डीलोकलाइज्ड लॉन पेयर वो होते हैं जो कॉन्जुगेशन में भाग लेते हैं और जनरली वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होते। लेकिन ऐसे डीलोकलाइज्ड लॉन पेयर जो कि एरोमेटिसिटी अराइज नहीं कर रहे, जनरली डीलोकलाइज्ड लॉन पेयर एरोमेटिसिटी अराइज करेंगे,
तो जो एरोमेटिसिटी एराइज करेगा वो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेगा, लेकिन वो डीलोकलाइज्ड लॉन पेयर जो एरोमेटिसिटी एराइज नहीं कर रहे उनको अपन हाइब्रिडाइजेशन के अंदर काउंट कर सकते हैं। सही है। तो देखो यहाँ आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, एन फैक्टर निकालने का, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लॉन पेयर प्लस नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड लॉन पेयर, कौन से, नॉट अराइज एरोमेटिसिटी, जो एरोमेटिसिटी को अराइज नहीं करते उनकी बात कर रहे हैं। सही है। तो कुछ एग्जांपल लिखता हूं, बात करते हैं उन एग्जांपल्स की। बात करते हैं एग्जांपल्स की। देखो सबसे पहले बात करता हूं मैं यहाँ पर इस सेंट्रल नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन में सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं आपके पास 3, 1 2 3, और इसका जो लॉन पेयर है ये देखो डबल सिंगल कॉन्जुगेशन में भाग ले रहा है। इसका मतलब ये लॉन पेयर कैसा है, डीलोकलाइज्ड है, और डीलोकलाइज्ड है और इसकी वजह से एरोमेटिसिटी आ रही है। इसका मतलब इसको काउंट नहीं करोगे तो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से ही हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा आपके पास sp2। यहाँ ऑक्सीजन की बात करता हूं तो ऑक्सीजन ने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं 2, एक लॉन पेयर तो कॉन्जुगेशन में भाग ले रहा है, डबल सिंगल, दूसरा लॉन पेयर कॉन्जुगेशन में भाग ले नहीं रहा। इसका मतलब एक लॉन पेयर तो है आपके पास लोकलाइज्ड और दूसरा है आपके पास डीलोकलाइज्ड। सही है। और जो डीलोकलाइज्ड है, जो भाग ले रहा है, उसकी वजह से एरोमेटिसिटी आ रही है। इसका मतलब काउंट कौन होगा, सिर्फ यही 2 काउंट होंगे। तो 2 + 1 3, यानी ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या आएगी, sp2। उधर बात करता हूं, लॉन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका मतलब लॉन पेयर है आपके पास डीलोकलाइज। लेकिन देखो इसकी वजह से एरोमेटिसिटी अराइज नहीं हो रही। इस बेंजीन रिंग में पहले भी एरोमेटिसिटी थी, इस बिना लॉन पेयर के काउंट किए भी। इसका मतलब ये लॉन पेयर इस बार एरोमेटिसिटी अराइज नहीं कर रहा, तो ये आपके हाइब्रिडेशन में काउंट होगा। तो नाइट्रोजन ने 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लॉन पेयर के साथ 4 n की वैल्यू रखी है, यानी हाइब्रिडेशन क्या आ गया आपका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। सही है। देखो ये भी डीलोकलाइज था और ये भी डीलोकलाइज्ड है। फर्क क्या है, इसकी वजह से एरोमेटिसिटी आ रही है। अगर ये लॉन पेयर नहीं होता तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी नहीं होती। एरोमेटिसिटी 6 pi इलेक्ट्रॉन 6 pi इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है यहाँ पे, और सेम वही बात वहाँ पे ऑलरेडी इसके पास 6 pi इलेक्ट्रॉन्स है बिना लॉन पेयर के काउंट किए। इसका मतलब वो लॉन पेयर हाइब्रिडेशन में भाग लेगा। अब देखो यहाँ बात करता हूँ, तो ये देखो लॉन पेयर सिंगल डबल सिंगल लॉन पेयर। तो ऑक्सीजन के लॉन पेयर, एक लॉन पेयर जो ऑक्सीजन का है वो तो डीलोकलाइज्ड है, और जो दूसरा लॉन पेयर है वो आपके पास लोकलाइज्ड है, और इस डीलोकलाइज की वजह से एरोमेटिसिटी आ रही है। इसका मतलब इसको तो आप हाइब्रिडाइजेशन के अंदर काउंट कर नहीं सकते, ये हाइब्रिडाइजेशन में तो काउंट होता ही है हमेशा। सही है। बात करूँगा नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के लॉन पेयर कॉन्जुगेशन में भाग नहीं ले रहे, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। डबल के बाद क्या आना चाहिए, लॉन पेयर, लेकिन जब तक डबल के बाद डबल प्रेजेंट है तब तक आप लॉन पेयर को कंसिडर करोगे नहीं। इसका मतलब ये लॉन पेयर कैसा होगा, लोकलाइज्ड। सिग्मा बॉन्ड कितने बना रखे हैं, एक और एक, 2 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं। जबकि यहाँ पर इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, इसने भी 2 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं। तो 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लॉन पेयर, यानी टोटल 3 हाइब्रिडेशन आ गया sp2। 2 लॉन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लॉन पेयर, सही है, हाइब्रिडेशन आ गया sp2। और यहाँ पर इसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लॉन पेयर, तो इसका हाइब्रिडेशन भी आएगा आपके पास sp3।
2। नेक्स्ट की बात करता हूँ, नाइट्रोजन के लॉन पेयर तो पार्टिसिपेट कर नहीं रहे कॉन्जुगेशन में, सिग्मा बॉन्ड इसने बना रखे हैं आपके पास 2 लॉन पेयर, इसके पास एक है, ये लोकलाइज लॉन पेयर है ना वो, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या आएगा आपके पास, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही इसका आपके पास आएगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप अलग अलग मेथड्स का यूज करके हर मॉलिक्यूल्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप कि आप सब मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन इन तरीक़ों से निकाल सकते हो। आपको वीडियो पसंद आया, हाइब्रिडाइजेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी वीडियो देखने के बाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिए।